लाल डोरा जो गांवों का खत्म हो रहा है, सरकार ने जो घोषणा की है कि गांवों का लाल डोरा हम खत्म कर रहे हैं। मैं हरियाणा घूम के आया हूँ, झाड़सा गांव के लोगों ने कहा जी हमारा गांव का लाल डोरा खत्म कर दिया, नगर निगम में मिला दिया गांव को, और हमारे पैसे करोड़ों रुपया जो है नगर निगम के पास चले गए और निगम कोई काम नहीं कर रहा। इसके अलावा खतरा ये है कि जब लाल डोरा खत्म हो जाएगा तो गांव की अस्मिता का सवाल है। तो आप इस पूरे चुनौती को कैसे देखते हो? अगर मैं सरकार की बात करूं तो जरा जचेगा नहीं। हरियाणा में सरकार तो है ही नहीं कोई, ये तो लुटेरों का एक गिरोह है। इन्हें ना देश से सरोकार है, ना जनता से प्यार है, पैसे से प्यार है। पैसा लूटने पर लगे हुए और इस किस्म के टैक्स लगाए जाते हैं जिससे योजनाबद्ध तरीके से देश का सारा पैसा मुट्ठी भर बड़े औद्योगिक घराने जो हैं, बिरला, टाटा, डालमिया, बांगड़, ठाकुर, किर्लोस्कर, मोदी, अंबानी और अडानी के पास जा रहा है। नहीं, मैं जो बात जानना चाह रहा हूँ लाल डोरे की, आप क्योंकि किसान हो और आप गांव में ही रस्ते बसते हो, अगर ये लाल डोरा खत्म होगा to इसकी क्या चुनौती होगी? ये तो सब कुछ खत्म करना चाहते हैं। जिन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से देश की हुकूमत पे कब्जा किया है, वो टोटली देश पर कंट्रोल करना चाहते हैं। एक लाल डोरे की बात नहीं है, म्यूनिसिपल लिमिट में जो एरिया आता है उसको भी इन्होंने बर्बाद कर दिया। और तो ये क्या करेंगे, इन्होंने पैसा लूटने के लिए तो वृद्धावस्था पेंशन भी समाप्त कर दी। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने बूढ़े बुजुर्गों को सम्मान प्रदान करने के लिए सम्मानित वृद्धावस्था पेंशन मुकर की थी। 100 रुपये 100 रुपये की थी और उसके बाद जो जो सरकार बनती गई वो बढ़ाती गई जी, और इन्होंने सारी खत्म कर दी। अब वो पैसा जो है वो सरकार के खजाने से तो निकाल रहे हैं और इन लुटेरों की जेब में जा रहा है। क्या हालत देश की होगी। अच्छा चौधरी साहब ये बताओ, आपको राजनीति करते 60 साल हो गए, ऑलमोस्ट आप 88 साल के हो। इस 60 साल की राजनीति में हरियाणा में क्या बदलाव देखा आपने? हमारे यहाँ एक कहावत है, सारी रात रोई एक भरिया और वो भी पड़ोसी का। ये सारी बात तो मैं खुल के कहता हूँ और फिर ये प्रश्न आप मुझसे फिर पूछ रहे हो दोबारा। नहीं, मैं 6 दशक का बदलाव आपसे जानना चाहता हूँ। ओम प्रकाश चौटाला जो इतनी बार मुख्यमंत्री रहा और देवीलाल का बेटा, और आज आपके मतलब गांव में 5 तो विधायक ही हैं, आपका पोता उप मुख्यमंत्री है, ऐसा आदमी हरियाणा में 60 साल में क्या बदलाव देखता है? फिर वही बात आप दोहरा के फिर वहीं पे आ जाओगे जी, जो बात मैं कह चुका उसी को फिर दोहराओगे आप। मैं सारी बातों का निचोड़ आपको एक ही बताने जा रहा हूँ जी, आपको और कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं। जब भी सत्ता पक्ष के लोगों से आपका मिलने का वास्ता पड़े, उनसे एक ही प्रश्न पूछना कि कर्जा किस बात का है। विकास के नाम पर तो कहीं एक ईंट नहीं लगी। जो सड़कें हमारे वक्त में बनी थी वो टूट गई, उसकी मरम्मत नहीं हो रही। स्कूलों की बिल्डिंगें गिर रही हैं, मास्टर नहीं है, अस्पतालों में दवाई नहीं है, बेड नहीं है, डॉक्टर नहीं। कर्जे निरंतर बढ़ते जा रहे हैं।
और हालत आज देश की ये हो गई है कि भारतवर्ष की सरकार के सर पर 350 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का कर्जा है। जो बच्चा पैदा होगा वो हज़ारों करोड़ का कर्जा सर पे लेके पैदा होगा, बिना लिया हुआ कर्ज लेके पैदा होगा। क्या हालत होगी देश की, ये विचारणीय मुद्दा है। इसीलिए आज इस देश का हर नागरिक, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चमार, धानक, वाल्मीकि, रेगर, खटीक, खाती, कुम्हार, लोहार, सोनार, मणिहार, नाई, तेली, धोबी, मोची, ब्राह्मण, बनिया, व्यापारी, कर्मचारी, कारखानेदार, मजदूर, किसान और कमेरा, आज हर आदमी इस मौजूदा कुशासन से दुखी है, परेशान। एक सवाल मैं आपसे करता हूं, 3 बात खत्म हो रही है इस देश में, और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एक तो सरकारी स्कूल खत्म हो रहे हैं, सरकारी अस्पताल खत्म हो रहे हैं, सरकारी नौकरी खत्म हो रही है। आने वाले 20 साल में 3 चीज खत्म हो जाएंगी। ओम प्रकाश चौटाला एज पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ, क्या समझता है कि सरकार की जो वेलफेयर जनहितकारी योजनाओं के तहत जो ये 3 काम कायम थे, क्या वो हरियाणा में कायम रहेंगे या नहीं रहेंगे? क्या चीज़ है? स्कूल, सरकारी अस्पताल और सरकारी नौकरी, ये 3 20 साल में खत्म हो जाएंगी। क्या ये तीनों चीज जनहितकारी जो सरकार है आपकी राज्य की बनेगी, उसमें ओम प्रकाश चौटाला क्या ये समझते हैं तीनों चीजें सरकार की ओर से रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए? सरकार का मतलब होता है लोगों की इच्छाओं के अनुसार काम करे, लोगों की भावनाओं को क्रियान्वित करे, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले। प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता के सहयोग और समर्थन से सरकारें बनती हैं, और फिर चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी होती है कि वो जनहित के कामों में रुचि ले, लोगों की मूलभूत जरूरियात, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकारी तौर पर किया जाए। मौजूदा सरकार तो लुटेरों का एक गिरोह है, वो तो ये सारी फैसिलिटीज लोगों को देने के लिए तैयार ही नहीं है। आप दोगे? अगर आपकी सरकार आएगी तो आप दोगे सुविधाएं? क्या अतीत में हमने ये सारी सुविधाएं नहीं दी थी? अगर अतीत में हमने दी थी तो आप ये क्यों नहीं मान के चलते कि हम भविष्य में इससे और ज़्यादा अच्छे काम करेंगे? हमें तो सरकार की इस मौजूदा पॉलिसी को बदलना पड़ेगा, और वही पॉलिसी फिर नए सिरे से हम चालू करेंगे जो पहले हमारे वक्त में होती थी। हरियाणा के मौजूदा मुख्यमंत्री ने पहली मर्तबा मुख्यमंत्री का जब पदभार संभाला था तो एक घोषणा की थी कि जिस किसी हरियाणवी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो मेरी कोठी पे आके दरख्वास्त दे, मैं उसकी मुसीबत को दूर करूं। क्या वो सारी सुविधाएं आज लोगों को मिल रही है? मुझे इत्तेफाक से एक दफ़ा चंडीगढ़ जाने का अवसर मिला था, और चंडीगढ़ में मैं अपने किसी मित्र से मिलने के लिए जा रहा था। जिस सड़क से मैं जा रहा था उसी सड़क पर मुख्यमंत्री निवास भी था। मैंने गौर से देखा, मुख्यमंत्री की कोठी सुननी पड़ी, एक भी आदमी नहीं था। मैंने अड़ोस पड़ोस के दुकानदारों को, लोगों को बुला करके पूछा कि मुख्यमंत्री निवास तो सुनना पड़े है। लोगों ने कहा क्या करेगा कोई यहाँ आके, यहाँ काम तो किसी का होता नहीं। कोई दरख्वास्त लेकर के आता है, उसे पुलिस वाले पीटते हैं, पीट के जेल भेज देते हैं, तो इसलिए कोई आ ही नहीं रहा है।
हमने उसी दिन से एक तैया कर लिया कि अब कि जब भी कभी सरकार बनाने का अवसर मिला हम इस नीति को बदलेंगे। जनतंत्र में सरकारें तो बदलती रहती नहीं, पर ये सरकार तो आपके परिवार की बदौलत चल रही है चौधरी साहब। हैं। आप ये सरकार तो आपके परिवार की मदद के साथ चल रही है। चौधरी रणजीत सिंह बिजली मंत्री हैं, आपका पोता उप मुख्यमंत्री है, 4 लोग और समर्थन में हैं। तो ऐसा क्या विरोधाभास है, ऐसा क्या है? स्वार्थ के वशीभूत लोग स्वार्थ की पूर्ति के लिए जाते हैं। सत्ता परिवर्तन जब होता है हाँ, तो लोग बहकाए जाते हैं, वर्गलाए जाते हैं, लोगों को गुमराह किया जाता है, प्रलोभन दिए जाते हैं और सत्ता का भूखे लोग जो हैं वो सत्ता का सुख भोगने के लिए सत्ता परिवर्तन करते हैं। अच्छा, हरियाणा के लोग एक सवाल करते हैं, क्या अपने आप पौत्र और आपका जो दूसरा बेटा है अजय चौटाला चुनाव से पहले भारतीय लोकदल के झंडे तले पूरे परिवार के जो नेता हैं, सारे आप मजबूत लोग हो, बागड़ बेल्ट के इतने बड़े नेता हो आप सारे के सारे, क्या एक होने की उम्मीद है? क्या आपकी रहनुमाई में आपका पोता, आपके बेटे अजय, बाकी परिवार के लोग जो हरियाणा में जिसको आप कह रहे हो एक लुटेरों की सरकार है, इसको हटाने के लिए एक होने को तैयार हो? हमारा परिवार जो है वो पार्टी है। हमारी केवल एक ही सोच है कि हम स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करें। हमारी मंशा यही है कि सत्ता परिवर्तन के बाद हम लोगों की इच्छाओं के अनुसार काम करें। इसीलिए हमने परिवर्तन यात्रा शुरू की है। परिवर्तन का मतलब बदलाव, और आप स्वयं देख रहे होंगे कि परिवर्तन यात्रा को कितना उत्साह मिलता है। 100% लोग हमारे साथ हैं इस वक्त, 100%। तो निश्चित रूप से बदलाव आएगा, और बदलाव जब आएगा तो आप किसी से भी आज पूछ के देख लें, लोग यही कहेंगे कि सरकार जितनी भी बनी है उसमें इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार का कोई मुकाबला नहीं। तो इसलिए लोग उस सरकार को बनाना चाहेंगे। कोई हम पे एहसान नहीं करेंगे, वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक काम करेंगे। और अपने ज़रूरत को पूरी करने के लिए आज परिवर्तन यात्रा में हमारे साथ लोग जुड़े हैं। चौधरी साहब, एक बात और है, मुझे याद है, मैं अभी घूम के आ रहा हूँ, पानी की बड़ी समस्या है। और सतलुज यमुना लिंक नहर, अगर आपको याद हो, निश्चित रूप से याद होगा, ये मुद्दा 87 से चल रहा है। चौधरी देवीलाल ने भी उठाया था, आप मुख्यमंत्री बने, आपने भी तब उठाया था। अब फिर पानी का मतलब गुड़गांवा प्यासा है, फरीदाबाद प्यासा है, रोहतक प्यासा है, गाँव में पानी नहीं है। तो सतलुज यमुना लिंक का जो मुद्दा है, आप चुप हो बहुत दिनों से, आप बोल नहीं रहे, ऐसा क्यों है? केवल सतलुज यमुना लिंक की बात नहीं है। हाँ, इस मौजूदा सरकार ने लोगों को परेशान करने के लिए जो और पुरानी नहरें थी उनको भी बंद कर दिया। तो ये तो चाहते हैं कि लोग टोटली सरकार के रहमो करम पहुँच जाए। ये तो चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा दुखी हों, ताकि दुखी और परेशान लोग उनके साथ दें। और हमारी सोच केवल एक है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले, और इसके लिए इस लुटेरी सरकार का अंत करना निहायत ज़रूरी है। नहीं, आप बात बदल रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ, सतलुज यमुना लिंक का मुद्दा उठाओगे, आप नहीं उठाओगे? सतलुज यमुना लिंक का मुद्दा उठाओगे, नहीं उठाओगे आप? वो तो मुद्दा है ही। हाँ, उसे उठाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी सरकार बनेगी, सतलुज यमुना लिंक नहर कमीशन के फैसले के मुताबिक हरियाणा को मिलेगी। आप मांग करोगे? हो, हमें मानने की जरूरत नहीं, मानना पड़ेगा। ऐसा कोई भी सरकार आए उसको मानना पड़ेगा।
एक सवाल और है। कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में हुआ है। हाँ हाँ। और सर्वोच्च न्यायालय ने 2 दफ़ा ये फैसला दिया है कि सतलुज यमुना लिंक नहर मुकम्मल की जाए और उसके हिस्से का पानी हरियाणा को मिले। तो इस तो होगा, निश्चित होगा। जी, एक सवाल और है। राहुल गांधी ने कहा है अमेरिका में कि भारतीय जनता पार्टी को अब भारत की जनता हराएगी, विपक्ष भारत की जनता है। आप कांग्रेस की पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी के हराने की सहमति में हैं? क्या उनसे कोई गठबंधन की बात आपकी हो सकती है कांग्रेस से? हमारी एक ही सोच है कि जनता के हित अच्छे से अच्छे काम किए जाए। जिसको लोग पसंद करें उसको हम अपना के चलेंगे। निश्चित रूप से बदलाव आएगा, और बदलाव जब आएगा तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिलेगी। नहीं, पर उस बदलाव में क्या आप कांग्रेस पार्टी के साथ कोई तालमेल करोगे? आपने रैली की, नीतीश कुमार को बुलाया, सबको बुलाया। आप फिर वही कहानी दोहराओ जी। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, मैंने पहले भी कहा है। जी। हमारा आज जिस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको ध्यान होगा उसके साथ भी हमारा गठबंधन हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब गिरी थी केंद्र में, तब हमारी पार्टी ने अनकंडीशनल उनका साथ दिया था या नहीं दिया था? जी। और अटल बिहारी वाजपेयी आज इस संसार में नहीं है। मैं आज भी उनकी सराहना किए बिना नहीं रह सकता कि उस जैसा योग्य आदमी इस देश में कोई पैदा नहीं हुआ है, और शायद भविष्य में भी ना हो। उन्होंने कई मर्तबा ये प्रयास किए कि आप मेरी कैबिनेट में शामिल हों। हमने साफ लफ्ज़ों में कहा था कि हम अनकंडीशनल आपकी सरकार का समर्थन करेंगे, हमें किसी पद की आवश्यकता नहीं। पर चौधरी साहब, राजनीति में बड़ा विरोधाभास है। भारतीय जनता पार्टी तो आप ही की बैसाखी पे खड़ी हुई। मैंने मंगल सेन को देवीलाल जी के घर के बाहर 50वीं बार बैठे देखा, और उसी बैसाखी की खड़ी हुई पार्टी आज भी वो आपके परिवार की बैसाखी पे खड़ी है। ये कैसा विरोधाभास है? क्या कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी पहले भी आपकी बैसाखी पे थी, हाँ। आज भी आपके परिवार की बैसाखी पे है। हाँ। तो ये कैसा विरोधाभास है? स्वार्थी किस्म के लोग जो होते हैं, हाँ। वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कहीं भी जा सकते हैं, किसी हद तक जा सकते हैं। हाँ। लेकिन हमारी नीति ऐसी नहीं है। हाँ। हम राष्ट्र के फायदे के लिए किसी का भी साथ ले सकते हैं। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, किसी से कोई विशेष लगाव नहीं। तो हरियाणा में मैं ये मानूं, अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो आप कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। हमने कहाँ किसका विरोध किया है? जी। मैं यही प्रश्न पलट के आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमने कब किसका विरोध किया? नहीं, आप मेरे पाले में ज्ञान मत फेंको, क्योंकि राजनीति तो आपको करनी है, गठबंधन भी आपको करना है। तो गठबंधन का आपका कोई ऐसा तालमेल कांग्रेस पार्टी के हो सकता है? आप मेरे मुंह में डाल करके जी। कुछ लाभ उठाना चाहते हैं तो अलग बात है। जी। लेकिन मैंने तो खुल करके पहले कहा है, फिर कह रहा हूँ, भविष्य में भी कहूँगा। हाँ। कि हमारा राजनीतिक तौर पर किसी से कोई द्वेष नहीं है। हमारी नीति केवल एक है कि राष्ट्र का विकास हो, देश की लोगों के फायदे के लिए हम किसी हद तक भी जा सकते हैं। एक बात और है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसका सवाल मैं आपके विश्लेषण से जानना चाहता हूं कि नॉन जाट वर्सेस जाट की लड़ाई चालू है, और जाटों में भी बंटवारा है। जाटों में कुछ जाट उनके साथ हैं, कुछ आपके परिवार के लोग हैं। आप जैसे लोगों ने देश को पहले बर्बाद किया जी, और भविष्य में आपकी वही फिर नीति है। जी। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, और आप बार बार पलट करके ये कहते हो कि जाट की गैर जाट की। हम कास्टिज्म पर विश्वास नहीं रखते हैं। हमारे केवल एक सोच है
कि हम भारतवर्ष का भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं और भारतवर्ष को पुनः उसी स्थिति में लाने का प्रयास करेंगे कि हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है। इस देश की अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी है। अगर किसान खुशहाल है तो देश माला माल है, और अगर किसान कंगाल है तो देश की बुरी हालत आप देख ही रहे हैं। हमने वो वक्त भी देखा है जब हमारा देश विश्व के गरीब मुल्कों की आर्थिक मदद किया करता था, और आज हमारे देश की हालत ये है कि हम 350 लाख करोड़ से ज़्यादा के कर्जदार हैं। एक आखिरी सवाल, चौधरी देवीलाल, आज का या हमेशा के लिए? आज का आखिरी सवाल। लोग, आप राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए बात कर रहे हो या अपना व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा कर रहे हो? मेरा तो व्यक्तिगत स्वार्थ आपको मालूम है, मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। तो फिर आप बार बार उस बात को क्यों? मैं एक सवाल आखिरी से पूछना चाहता हूँ, देवीलाल का पुत्र होने के कारण आपने देवीलाल जी से क्या सबसे बड़ी बात सीखी है? देवीलाल जी का पुत्र होने के कारण आपने देवीलाल जी से क्या सबसे बड़ी बात सीखी? अगर राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए कृषि प्रधान देश के मेहनतकश किसान के उज्जवल भविष्य के लिए अगर किसी व्यक्ति विशेष की कोई सोच थी तो उस व्यक्ति का नाम सिर्फ देवीलाल था। बाकी अपने स्वार्थ के लिए तो कोई किसी हद तक भी जा सकता है, लेकिन चौधरी देवीलाल एक ऐसे व्यक्तित्व के मालिक थे जिनके सामने देश का हित सर्वोपरि था। राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए वो किसी हद तक भी जा सकते थे, और जन्म से लेकर के आखिरी सांस तक उन्होंने संघर्ष किया था। हमारी पार्टी उनके दिखाए हुए रास्ते पर चल रही, हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं। हम राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए चौधरी देवीलाल के दिखाए हुए रास्ते पर चलना चाहते हैं। मैं तो गाँव का आदमी हूँ, खेत से जुड़ा हुआ हूँ। हर एक के दुख सुख में, कभी खुशी में, गांव में हांटना फिरना मेरी आदत है। लेकिन 2005 में जब हमारी सरकार चली गई थी तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक साजिश और षड्यंत्र करके मुझे 10 साल के लिए जेल भिजवा दिया।